नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल वन एग्ज़ाम डॉट इन पर। मैं परेश सिंह राठौड़ आपका स्वागत करता हूं वन एग्ज़ाम डॉट इन के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास का जो संदर्भ है वो हिस्ट्री का नेक्स्ट टेस्ट है, टेस्ट नंबर 03 मैंने करवा दिया था लास्ट वीडियो में, और आज की क्लास का है 03। और 03 की अपन बात करते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके समक्ष है, 4 विकल्प है, सही 30 मिनट का समय होगा आपके समय, और एक नंबर सही उत्तर देने का, और माइनस मार्किंग है इसकी 0.25 यानी 1/4। ठीक है। और सारा टेस्ट जो सीरीज है, सारे टेस्ट है, टोटल 25 टेस्ट है अराउंड इसके अंदर, हिस्ट्री के अंदर, जो कि आपके वन एग्जाम डॉट इन के ऐप पर अपलोडेड है। राइट, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हो, बाय करके आप उसको वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो और वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। और ऐसे जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि एक एक क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे, तो पेपर को सॉल्व करेंगे। मोस्टली ज़्यादातर पेपर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व करने का मेन अपना उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये नहीं, आंसर तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे। उद्देश्य ये है कि उसके रिलेटेड और भी कुछ सवाल है, उसकी मैं तैयारी आपको करवाते हुए चलूँ। ये जो वीडियोज़ है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है, ये RSMSSB की यानी अधीनस्थ बोर्ड की पूछे गए पुराने सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है आज तक जितने भी पूछे गए हैं राजस्थान जीके के संदर्भ में। और वैसे वहाँ पे और भी है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सारे वहाँ पे अवेलेबल है। ओके, बहुत सारे सब्जेक्ट के, चाहे इंडिया जीके हो, राजस्थान जीके हो, और वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चन वहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने का। मेन उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूँ, इन वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि इससे साथ आपकी तैयारी अच्छी हो, और आने वाले जो एग्ज़ाम है, चाहे वो CET का एग्ज़ाम हो, चाहे वो जूनियर अकाउंटेंट का हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, जैसे कि आपका रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, वो हो, कहीं पे भी हो जहाँ राजस्थान जीके का सवाल आएगा, और जहाँ पे राजस्थान जीके और अधीनस्थ बोर्ड का सवाल आएगा, या नहीं भी आए या किसी और बोर्ड का भी हो, तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपना। और उसके साथ जो मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, उसके साथ साथ मैं कुछ चीज़ें आपको बताता जा रहा हूँ, उनको याद रखने के लिए आपको चीज़ें आपके लिए आसान रहेगी। मैं पहले बता चुका हूँ कि आपने कोचिंग कहीं से भी की हो, आपको ये चीज़ें पता हो, लेकिन फटाफट इसके साथ रिवीजन होगा तो आप लोगों के लिए थोड़ा फायदेमंद रहेगा। चलो शुरू करते हैं। कहीं कुछ गलत हो, कुछ गलतियां हो, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को सही रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी और याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ था? तो कांगड़ कांड जो था वो हुआ था किसमें? बीकानेर प्रजामंडल। किसमें? बीकानेर। जो प्रजामंडल के आंदोलन हुए थे उसके उस समय कांगड़ कांड करके एक किसान आंदोलन हुआ था, जो कांगड़ जगह है रतनगढ़ के तहसील के अंदर, वहां पे ये हुआ था। और ये जो कांगड़ है, ये कांगड़ जगह का नाम है कांगड़, ये कांगड़ कांड इसका नाम दिया गया था। रतनगढ़, रतनगढ़ तहसील के अंदर आती है। वहां पे किसान आंदोलन हुआ था, 1946 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1946 के अंदर। तो इसका आंसर क्या है? बीकानेर प्रजामंडल 1946 के अंदर हुआ था। अकाल पड़ गया था, अकाल के दौरान जबरदस्ती उनसे 20 गुना तक के लगान लिए जा रहे थे, 20 गुना तक के कर लिए जा रहे थे। तब स्वामी नित्यानंद जी, 7-8 लोग थे। स्वामी नित्यानंद, पूछ सकता है सवाल एग्जामिनर कि कांगन कांड में किनका रोल महत्वपूर्ण था? स्वामी नित्यानंद, भीम सिंह आर्य, दीपचंद आर्य, हरिराम ढाका। इस तरीके से कुछ नाम है, और भी 7 नाम थे। कुछ नाम आपको याद रखने हैं, बाकी सारे याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है। किसान आंदोलन, बीकानेर प्रजामंडल की बात करूं तो बीकानेर प्रजामंडल के अंदर टोटल 4 प्रकार के किसान आंदोलन हुए थे, जिसमें महाजन किसान आंदोलन, राजगढ़ किसान आंदोलन, दूधवा किसान, दूधवा खारा चूरू के अंदर है, जो कि मेरा गांव भी है। जो ठिकाना है दूधवा खारा चूरू के अंदर, वही मेरा गांव है। और दूधवा खारा किसान आंदोलन और कांगड़ कांड जो अपन इसको पढ़ रहे हैं, ये सारे हुए थे। ठीक है। इसके अंदर मेन महत्वपूर्ण रोल किसका था? इनके अंदर महत्वपूर्ण रोल था अपने इन लोगों का, स्वामी नित्यानंद जी, भीम सिंह आर्य, दीपचंद आर्य और हरिराम ढाका। ठीक है। महत्वपूर्ण बात ये हुआ कब था? 1946 में हुआ था। बीकानेर प्रजामंडल के समय ये जो कांड हुआ था, इस समय चौधरी हनुमान सिंह और बीकानेर राजा परिषद के अध्यक्ष थे मघाराम वेद, इन्हें क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया।
ठीक है, आपको याद रखना कांगड़ कांड हुआ था 1946 में, रतनगढ़ में एक तहसील के अंदर आता है और बीकानेर प्रजामंडल से इसका इसका संबंध है। सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की थी, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया, अंततः उन्हें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 क्रांति के संदर्भ में ये किसने कहा था? ये जो डायलॉग है कि अंग्रेज ने अपनी शपथ भंग की थी, अवध के समय उन्होंने अपनी शपथ भंग की थी, वही उम्मीद ना रखे कि भारतीय भी शपथ का अनुपालन, अपने शपथ का अनुपालन करे। ये 1857 की क्रांति के संदर्भ में है। पहली बात, सवाल ये भी आ सकता है किसके संदर्भ में? 1857 की क्रांति के संबंध में है। और ये किसने कहा था? तो ये कहा था मोहम्मद अली बेग ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली बेग ने कहा था। 1857 की क्रांति के दौरान कहा था। मोहम्मद अली बेग कौन थे? उन्हें शपथ लेने के लिए बोला गया था और उन्होंने मना कर दिया था। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। और उस समय इन्होंने ये डायलॉग बोला था और ये वचन निकाले थे कि भाई अंग्रेज तो अपनी शपथ को पालना नहीं करते, हम क्यों करें। और ये किसके सामने किए थे? ये किए थे तुम्हारे कर्नल अबॉट के सामने। किसके सामने? कर्नल अबॉट के सामने किए थे, राइट। जो 1857 की क्रांति है, 1857 की क्रांति 3 जून को 1857 के अंदर फैली थी। और ये जो मोहम्मद अली बेग ने जो बात बोली थी, ये 3 जून ये क्रांति फैली थी 3 जून के अंदर। और किसके लीडरशिप में हुई थी ये क्रांति? ये हुई थी हुरा सिंह। याद रखना, कई बार सवाल आ सका है। हुरा सिंह के लीडरशिप में क्रांति की आग लगी थी 3 जून के अंदर। कहाँ पे? जहाँ पे इन्होंने अपने मोहम्मद अली बेग ने ये डायलॉग बोला था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नीमच के अंदर इन्होंने ये डायलॉग बोला था, उसके बाद इसे वहां पे काफी कुछ मामला हो गया था। चलो, हुडा सम्मेलन जो 1857 क्रांति का संदर्भ आएगा तो मैं इसके बारे में और आपको बताऊंगा। अभी इतना सा याद रखो, मोहम्मद अली बेग ने ये बात बोली थी। ठीक है, हुडा सम्मेलन 1734 की अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में होता है? हुडा सम्मेलन के बारे में पिछली क्लास के अंदर, पिछले ऐसे जो क्वेश्चन थे उसके अंदर हुडा सम्मेलन के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूं मैं। जैसे कि सवाई जय सिंह जी ने ये हुडा सम्मेलन करवाया था, लेकिन उसका अध्यक्ष जिसको रखा था वहां पे बता चुका हूं, महाराणा जगत सिंह द्वितीय को रखा था। महाराणा जगत सिंह द्वितीय को उसका क्या रखा था? अध्यक्ष रखा था। और सवाई जय सिंह जी जयपुर के राजा थे, उन्होंने ये हुडा सम्मेलन किया था मराठों के खिलाफ के लिए। किसके लिए? मराठों के खिलाफ एकता आंदोलन, एक तरीके से एकता राजपूतों में कायम करने के लिए ये थोड़ा सम्मेलन किया था। हुडा जगह पड़ती है भिलवाड़ा के अंदर, और वहां पे महाराणा जगत सिंह जी को क्या बना दिया था? अध्यक्ष बना दिया था। और उसके अंदर काफी लोग आए थे, अभय सिंह जी जोधपुर से आए थे, भगत सिंह जी भी आए थे, और सवाई जय सिंह तो इसके मूल सूत्रधार थे। ठीक है, लास्ट क्लास में इसके बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो, आपको ये याद ही रखना पड़ेगा कि कौन सा है। तो सबसे पहले बता दूं मैं आपको, 6 तो ऐसे क्या बोलते हैं, ये हेरिटेज साइट्स है, जो वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, उसमें से 6 तो किले हैं। एक जंतर मंतर आ गया, और एक केला देवी नेशनल पार्क भी है, उसके साथ जयपुर सिटी का परकोटा भी इसके अंदर शामिल है। तो कौन से नहीं है? तो मैं आपको 6 का नाम बता देता हूँ। एक तो है चित्तौड़ का, कौन सा? चित्तौड़ का किला है, याद रखिएगा फटाफट इस चीज को, चित्तौड़ का है। दूसरा है कुंभलगढ़, तीसरा है रणथंबोर, चौथा है गागरोन, आपके सामने है गागरोन। ये लास्ट क्लास में भी इसका डिस्कशन हुआ था, गागरोन की जब बात आई थी मैंने बताया था। फिर है आमेर का किला, और फिर है जैसलमेर का किला। याद रखना, ये किले हैं, जो 6 किले हैं जो यूनेस्को की लिस्ट के अंदर, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर यूनेस्को ने इन 6 किलों को शुमार किया: चित्तौड़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, गागरोन, आमेर और जैसलमेर। उसके साथ यहाँ पे आंसर कौन सा नहीं है? अचलगढ़ नहीं है। ठीक है, ये 3 तो आपको दिख ही रहे नाम। उसके साथ साथ जयपुर सिटी का परकोटा, याद रखना लेटेस्ट ही है, जयपुर सिटी का परकोटा, उसको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। उसके साथ साथ आपको याद रखना केला देवी नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे है? करौली के अंदर। किसके अंदर है? करौली के अंदर है, उसको भी यूनेस्को की लिस्ट में किया गया है। उसके साथ साथ जंतर मंतर जयपुर का, उसको भी इसके अंदर यूनेस्को लिस्ट के अंदर शामिल किया गया। याद रखना, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसमें से किस में सवाल आएगा तो आपको जैसे ये याद रखोगे तो आपको ये याद रह जाएगा कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो अचलगढ़ का नाम, जो कि अचलगढ़ आबू सिरोही के अंदर है, उसका नाम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो मैं बता चुका हूं, विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का क्या कहता प्रकाशन
प्रसारित किया था, प्रारंभ किया था, और कहाँ से किया था ये भी सवाल आती है, तो वर्धा से किया था। कहाँ से किया था? वर्धा। और राजस्थान में कहाँ से किया था? तो राजस्थान में किया था अजमेर से, याद रखना। कैसे किया था? अजमेर से, ठीक है। 1919 में कब किया था? ये भी सवाल आ चुका है कि इसका प्रकाशन कब किया था? 1990 के अंदर है। सह संपादक इसके कौन थे? वो भी आप याद रखिएगा। सह संपादक, इसके सह संपादक थे राम नारायण चौधरी, नाम याद रखना बार बार, विजय सिंह प्रतीक के साथ आता है नाम, राम नारायण चौधरी। उसके अलावा ईश्वरदान, कौन? ईश्वरदान आसिया, ईश्वरदान आसिया का भी नाम याद रखना। ये सह संपादक थे, यानी कोऑर्डिनेटर थे, उनके साथ थे, उसके साथ साथ। और मेन कौन थे? विजय सिंह पति थे। 1990 अंदर वर्धा से इन्होंने इसका प्रसारण किया था। पहला, राजस्थान का पहला समाचार पत्र था राजस्थान केसरी, ठीक है। इसको पब्लिश 1921 में अजमेर में किया गया था, पब्लिश किया गया था 1921 में, याद रखना इस बात को। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो सबको आपको पता भी होगा, मैं बता देता हूँ। चावंड में। कहाँ किया था? चावंड में किया था। इन्होंने क्या किया था? वहां पे अपनी राजधानी उसको नियुक्त कर दी थी, चावंड को, ठीक है। और महाराणा प्रताप की जब बात करते हैं अपन, महाराणा प्रताप, जिनका दूसरा नाम कीका भी बोलते थे उनको, घर का नाम महाराणा प्रताप। इनके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था कुंभलगढ़ के अंदर। किसमें हुआ था? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1540, याद रखनी है कब? 9 मई 1540। एक तो इनका जन्म, उसके साथ साथ इनकी मृत्यु भी आपको याद रखनी है। इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597, ठीक है, याद रखना। 19 जनवरी 1597 के अंदर इनकी क्या होती? मृत्यु। जन्म मृत्यु दो याद रख ली। उसके बाद इनके बारे में क्या याद रखना? इनके बारे में याद रखना इनके फादर कौन थे। फादर का नाम क्या है? फादर का नाम था उदय सिंह। क्या नाम था? उदय सिंह। फिर इनको याद है कि इनकी मदर कौन थी। फादर तो लगभग सबको याद है, मदर थोड़ी सी इस तरीके से कि आपको याद नहीं रहता, ये बता दूं, जयवंता, जयवंता बाई सोनीग्रा, जयवंता बाई सोनीग्रा इनकी मदर थी। उसके साथ जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, इनकी वाइफ कौन थी? तो इनकी वाइफ थी अजबदे। कौन थे? अजबदे पवार, इनकी वाइफ थी, ठीक है। इनका राज तिलक कहाँ हुआ था? ये भी बात पूछी जा चुकी है। राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। पहला गोगुंदा में हुआ था, उसके बाद कुंभलगढ़ में जाके हो गया था, लेकिन पहला हमेशा याद रखेगा, पहला इनका राज तिलक कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर हुआ था। कब हुआ था उसकी डेट भी याद रखना, 28 फरवरी 1572, 18 फेब 1572 के अंदर कहाँ हुआ था? गोगुंदा में। और इनका स्मारक बना हुआ है, महाराणा प्रताप जी का स्मारक कहाँ बना हुआ है? बंडोली। कहाँ पे? बंडोली, उदयपुर के अंदर जगह है बंडोली, वहां पे इनका क्या बना हुआ है? स्मारक बना हुआ है, ठीक है। महाराणा प्रताप को मनाने के लिए अकबर ने 4 लोगों को भेजा था। कितने लोगों को भेजा था? 4 लोगों को, उनसे कोऑर्डिनेट करने के लिए 4 लोगों को भेजा था। उन 4 लोगों की बात, नाम भी आपको याद रखना है। उन 4 लोगों के नाम क्या है? वो 4 लोग कौन थे जिन्होंने कोऑर्डिनेट करने थे? सबसे पहले किसको भेजा गया था? जलाल खान को। किसको भेजा गया था? जलाल खान को। मैं वही बात बताऊंगा इंपॉर्टेंट, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट, बाकी चीजें आपने पढ़ी रखी है। जलाल खान को भेजा था। दूसरा किसको भेजा था? मान सिंह को भेजा था। फिर मान सिंह से पहले बात तो मुसलमान को भेजा, फिर माना नहीं कि भाई हिंदू राजा राजपूत राजा को भेजा, तो मान सिंह को भेजा। मान सिंह को भेजा तो उन्होंने तवज्जो नहीं दी, भाई ये तो क्या भाई राजकुमार है, राजा को भेजो। तो किसको भेजा था? तो भेजा था भगवंत सिंह, जो मान सिंह के फादर साहब थे, जयपुर के महाराजा थे। भगवंत सिंह जी वहां गए, सॉरी भगवंत दास, भगवंत दास, वो सिंह लगा हुआ दास एक बात है, उनको उन्होंने भेजा। सबसे लास्ट में चौथे नंबर पे कौन गया था? टोडरमल। कौन गया था? टोडरमल जी गए थे। और चारों को उन्होंने मना कर दिया था, चारों की बेइज्जती की थी अच्छी खासी। 1573 में इस तरीके का काम चला था, और चारों से वो नहीं माने, तब जाके युद्ध का बिगुल बजा दिया गया था। और युद्ध हुआ था कहाँ पे? हल्दी घाटी के अंदर। कहाँ हुआ था? हल्दी घाटी के अंदर, जिसको हल्दी घाटी का युद्ध भी कहते हैं। और उसकी डेट याद रखनी है, 18 जून 1576 के अंदर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। महाराणा के समक्ष, महाराणा के साथ कौन थे? महाराणा के विरुद्ध में कौन थे? अकबर की सेना थी, ठीक है। महाराणा और अकबर के बीच में युद्ध हुआ था। और 18 जून 1576 के अंदर क्या हुआ था? युद्ध हुआ था हल्दी घाटी का। हल्दी घाटी के युद्ध के नाम भी याद रखने। इसको खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? खमनौर का युद्ध। खमनौर का युद्ध। खमनौर का युद्ध किसने कहा था कि ये युद्ध एक खमनौर का युद्ध है? वो भी याद रखना है आपको। ये बोला था अबू फजल ने। किसने बोला था? अबू फजल ने इसका खमनौर का युद्ध का नाम दिया था। दूसरा नाम इसको बोला था, इसको बोला था थर्मोपोली ऑफ राजस्थान। राजस्थान की थर्मोपोली बोला, सॉरी थर्मोपोली ऑफ मेवाड़, मेवाड़ की थर्मोपोली बोला था। ये किसने बोला था? ये क्योंकि इंग्लिश में नाम है तो याद रखना, किसने? जेम्स टॉड ने, कर्नल जेम्स टॉड ने बोला था। किसने बोला था? कर्नल जेम्स
टॉड ने बोला था। उसके अलावा हल्दी घाटी का और भी नाम रखा गया था और इसको बोला था गोगुंदा का, क्या बोला था, गोगुंदा का युद्ध। क्या बोला था, गोगुंदा का युद्ध। ये किसने बोला था, ये बोला बदायूं ने। किसने बोला, बदायूनी ने बोला था कि ये क्या है, गोगुंदा का युद्ध। बदायूं वही है जो अकबर की तरफ से खुद मौजूद था उस समय और युद्ध लड़ रहा था, ठीक है। प्रताप की तरफ, प्रताप के विपक्ष में कौन था, अकबर था, और प्रताप और विपक्ष में युद्ध हुआ था 18 जून 1576 में, जिसको नाम हल्दी घाटी युद्ध है, जिसको खमनौर का युद्ध भी कहा जाता है, अबू फजल ने बोला था। थर्मोपोली ऑफ मेवाड़ जेम्स टॉड ने बोला था, और गोगुंदा का युद्ध बदायूं ने बोला था, जो खुद इस युद्ध के अंदर मौजूद था, ठीक है। प्रताप की तरफ से कौन लड़ा था, ये और आगे बात आएगी, जैसे बताऊंगा, एक साथ सारी चीजें नहीं डालूंगा आपके ऊपर। वैसे याद रखने वाले, प्रताप की तरफ से लगे थे रामसा तोमर लड़े थे, उनके साथ साथ हकीम खान सूर भी लड़ा था, कृष्णदास तो जो सलम्बर के चुंडावत किशन दास चुंडावत थे, और पुंजाबिल उनके साथ लड़ा था प्रताप के साथ। और सामने अकबर के सामने कौन था, मान सिंह जो मेन कमांडर इंचार्ज था, और असाफ खान था, इनके बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। ये बात याद रखनी भाई। मेवाड़ की इतिहास में जब इतिहास पढ़ते हैं तो मेवाड़ का इतिहास पढ़ते हैं, और मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप का बहुत बड़ा एक इतिहास आपके सामने आता है, और उसको पढ़ना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से कुछ मैं चीज़ें आपको यहाँ पे मैं याद करवाते हुए चल रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, गणगौर किस महीने में आई है। यह हाउस कीपर अभी 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये सवाल था, ठीक है। ये भी हल्दी घाटी वाला युद्ध में भी 2022 का एग्जाम, जो हाउस कीपर का एग्जाम था, उसके अंदर था। गणगौर किस महीने में मनाई जाती है, तो आपको याद रखना है, गणगौर चैत्र में मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, चैत्र, ठीक है। ये ज़्यादातर राजस्थान, यूपी, एमपी इस जगह मनाई जाती है चैत्र महीने के अंदर। कब मनाई जाती है, चैत्र महीने के शुक्ल पद की तृतीया पे। आकातीज भी कहते हैं, तृतीया, तीज, सॉरी उसको तीज बोलते हैं, आकातीज क्या तीज बोलते हैं, जो चैत्र में गणगौर मनाई जाती है तीज में, ठीक है। ये आपको याद होगा, तीज में गणगौर मनाई जाती है, चैत्र महीने की तीज में गणगौर मनाई जाती है, ठीक है। गणगौर में होता क्या है, थोड़ी सी बात याद रखें, पार्वती और शिव जी की पूजा होती है। पार्वती शिव जी को यहाँ पे ईश्वर जी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ईश्वर जी, जो कि क्या होते हैं, शिव जी। और सामने कौन होती है, पार्वती जी, जो पार्वती जी का नाम यहाँ पे क्या है, गौरी। ईश्वर जी और गौरी की पूजा की जाती है इस महीने के अंदर। 18 दिन चलने वाला ये त्यौहार है, और चैत्र महीने के शुक्ल पद की तृतीया में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत की प्रमाण मिले हैं, ठीक है। याद रखना, सिंधु सभ्यता में कि किस स्थल से जूते हुए खेत, तो मैंने आपको पढ़ा था, कालीबंगा पढ़ाया था, तो मैंने बताया यहाँ पे जूते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले हैं। कालीबंगा जो सरस्वती नदी, जो आज की तारीख में घग्गर नदी है, उसके किनारे पे है, और आहू और काली सिंध नदी के बीच में, जो नहीं, आहू और काली नदी वो तो कागरोन का है, कालीबंगा जो सरस्वती नदी के किनारे घग्गर के ऊपर पाई गई सभ्यता है, ठीक है। ओके नेक्स्ट, उषा मस्जिद। उषा मस्जिद कहाँ स्थित है, उषा मस्जिद स्थित है आपका बयाना की। बयाना की उषा मस्जिद, जो कि भरतपुर के अंदर है, भरतपुर के अंदर बयाना पड़ता है। बयाना एक तहसील है, तहसील के अंदर उषा मंदिर है, जिसको कहा जाता था, ये पहले क्या है, उषा जी का मंदिर। क्या कहा जाता, उषा जी का मंदिर कहा जाता था, अब वो उषा मस्जिद हो गया है। तो उषा जी का मंदिर कहा जाता था उसको, और उसको फिर इल्तुतमिरा के काल में, किसके काल में, इल्तुतमिरा के काल में इसको क्या कर दिया था, इसको मस्जिद के अंदर तब्दील कर दिया गया था, इसी उषा जी के मंदिर को फिर बोल दिया गया उषा मस्जिद, इसको कहा बयाना, भरतपुर के अंदर। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के शुरुआत के समय उदयपुर में ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट कौन था। जब ये 1857 की क्रांति हुई थी, तब वहां पे उदयपुर का जो ब्रिटिश रेजिडेंट, जिसको एजेंट कहा जाता है, वो उस समय कौन था, तो याद रखना वो कौन था, कैप्टन सावर्स। कौन था, कैप्टन सावर्स, ठीक है। एजेंट किसको बोला गया, एजेंट होता था एजीजी, पहले क्या होता था, एजी, एजीजी को बोलते हैं एजेंट टू, जो आज की तारीख में राज्यपाल कह दो, वो सेम एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसको बोलते हैं एजीजी, ठीक है। एजेंट टू गवर्नर, जो बैठता कहाँ पे था, अजमेर के अंदर बैठता था। वैसे नियम था 6 महीने अजमेर, 6 महीने आबू के अंदर बैठते थे, गर्मी ज्यादा लगती थी तो आबू में बिठाते थे, ठीक है। और जब 1857 की क्रांति हुई, तब ब्रिटिश रेजिडेंट एजेंट थे उदयपुर में, वो थे कौन, कैप्टन सॉवर्स। और एजीजी कौन थे पूरे इंडिया के उस समय, राजस्थान के अंदर एजीजी कौन थे, वो थे हमारे जॉर्ज, मतलब हमारे क्या, पैट्रिक। कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इनके भी नाम कई बार पूछा गया है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है। 1857 क्रांति कब हुई थी, ये डेट याद रखना, 28 मई को,
कब हुई थी? 28 मई 1857। ये कई बार पूछा गया सवाल है, कई बार। कहाँ कहाँ हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। मैंने बोला धीरे धीरे जैसी चीज आएगी वही बताऊंगा, आगे से आगे एक साथ सारी चीजें नहीं डाल दूंगा। वो आई थी, एक तो हुई थी नसीराबाद। शुरुआत सवाल आता है कि 1857 क्रांति राजस्थान में कहाँ पे हुई थी? 28 मई के अंदर। कहाँ बढ़ गई थी? नसीराबाद अजमेर के अंदर। कहाँ पे? नसीराबाद अजमेर के अंदर 1857 की शुरुआत हुई थी। उसके अलावा कहाँ कहाँ हुई थी? नीमच में हुई थी, जो कि हाल में एमपी में है, पहले उदयपुर रियासत में आता था। देवली टोंक के अंदर है। एरनपुरा, जो कि पाली के अंदर है, वैसे सुमेरपुर के अंदर है एरनपुरा। अब नाम उसका जोईबांध हो गया, पहले एरनपुरा कहते थे। और ब्यावर, ब्यावर अजमेर। और आपके समक्ष है खैराबाद। कौन था? खैराबाद, जो कि कहाँ है? उदयपुर के अंदर। खैराबाद जो कि उदयपुर के, ये 6 ऐसी जगह है जहां पे 1857 क्रांति क्या होता, विद्रोह कहता है इन लोगों ने। 1857 के 6 छावनियां थी, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैराबाद। शुरुआत कहां से हुई थी? नसीराबाद के अंदर। ठीक है। उस समय उदयपुर के जो एजेंट थे वो थे कैप्टन सॉवर्स। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 2 तराइन के युद्ध बताए थे, 2 बताए थे, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है। तराइन के युद्ध फर्स्ट और सेकंड बताए थे मैंने। फर्स्ट हुआ था 1191 में और दूसरा 1192 में। ठीक है, बताया था मैंने। पहला कौन जीत गए थे? पृथ्वीराज जी जीत गए थे। दूसरा कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी जीत गया था। ठीक है, 2 मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है। निम्न में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उत्खनन सम्मिलित नहीं है? तो आपको याद रखना है जिन्होंने उत्खनन किया था, सभ्यता क्या, उनका नाम आपको याद रखना है। कुछ 5-7 नाम है, वो याद रखना इंपॉर्टेंट। उसके अंदर सवाल आएंगे। ये भी 2022 का सवाल है, देख लो आपके समक्ष। आहड़, इसमें से कौन नहीं है, यानी गलत है कौन? तो आहड़ सभ्यता का जो था वो तो एकदम सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। एच टी साकलिया है, कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है। बेराट के डी आर साहिनी है, बागोर के वी एन मिश्र। लेकिन जो ओजियाना है इनके के एन, ये 2 इसका आंसर है। ठीक है, ओजियाना जो है उसके के एन पूरी नहीं है। ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर पड़ती है। उज्जैन सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर पाई गई थी। और उसके थे बी आर मीना। कौन थे उत्खननकर्ता? बी आर मीना। और एक और आते आलोक त्रिपाठी, ये नाम याद रखना, आलोक त्रिपाठी। ठीक है, इन्होंने उत्खनन किया था। और ओजियाना एक ऐसी सभ्यता पाई गई भीलवाड़ा के अंदर जो पहाड़ों के ऊपर स्थित थी। कहाँ पे? पहाड़ों के ऊपर। तांबरे की चूड़िया और शंख और इस तरीके की चीज वहां पे पाई गई थी। ठीक है, और नदियां भी याद रखनी इसके साथ साथ, उत्खनन के साथ साथ आपको याद रखनी है इनकी नदियां क्या है। जैसे कि आहड़, ये तो पहाड़ों पे आ गया। आहड़, आहड़ सभ्यता कहाँ पे हुआ? बनास। कहाँ पे हुआ? बनास नदी के किनारे। ठीक है, आहड़ सभ्यता, बनास संस्कृति भी बोलते हैं इसको। आहड़ का नाम, दूसरा नाम क्या है? बनास संस्कृति भी बोलते हैं इसको। और ये बनास नदी के किनारे है। आहड़ नदी, आहड़ नदी भी है, उसको बनास नदी है जस्ट पास पास में है, तो अब उसको बनास या बेरच नदी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बेरच नदी। मैं नदियां लिख लेता हूँ यहाँ पे, बेरच नदी या फिर बनास नदी है, या फिर आहड़ खुद एक नदी है, आहड़ नदी उसके तट पे। ठीक है, उसके तट पे मिला। उज्जैन में रहते थे पहाड़ों पर। बैराट जो जयपुर के पास में है, कहाँ पे? जयपुर के पास में बैराट है, जिसको विराटनगर बोला जाता था, बैराट, वहां पे पाई गई है। ये बाणगंगा नदी, कौन सी? बाणगंगा नदी के तट पे मिली थी। ठीक है, बैराट जयपुर, जयपुर के पास। जयपुर को पुराना नाम क्या था? विराटनगर। क्या नाम था? विराटनगर, विराटपुर। और इसको, ये मत्स्य प्रदेश की राजधानी होती थी विराटपुर। ठीक है, जिसका नाम बाद में जयपुर हुआ। और जयपुर में ही बैराट सभ्यता की उत्खनन हुआ था, जो डी आर साहिनी ने किया था, बाणगंगा नदी के किनारे। ठीक है, बागोर वी एन मिश्र ने किया था। और बागोर भी भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा के अंदर। और उसका उत्खनन भी वी एन मिश्र ने किया था। और ये कोठारी नदी, कई बार सवाल आ चुका है, आगे भी आएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोठारी नदी जो मांडल तहसील के पास कोठारी नदी है, वहां पे ये सभ्यता पाई गई थी। तो आप उनको सभ्यता का नाम और उत्खनन किसने किया था ये आपको याद रखना। और क्या क्या पाया गया था, 1-2 चीजें याद रख लो, इससे ज्यादा नहीं आएगा। लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगा जी थे गजनी के समय, महमूद गजनवी के समय क्या थे? समकालीन। उस समय इनका नाम हुआ था लोक देवता गोगा जी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है गोगा जी। ठीक है, गोगा जी आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के, 2022 का क्वेश्चन है एग्जाम। गोगा जी कौन थे? गोगा जी का और नाम क्या था? गोगा जी को क्या बोला जाता था? जहर पीर भी बोला जाता था। क्या बोले? जहर पीर के नाम से भी बुलाया जाता है इनको। ठीक है,
हिंदू मुसलमान दोनों इसको पूजते हैं। जौहरी पीर भी कहा जाता है, जाहिरा पीर भी कहा जाता है इनको, और गोगा देव, गोगा महाराज, ये सब भी इनका नाम है। गोगा महाराज भी इनको बुलाया जाता है। ओके, कहाँ है इनका जन्म? गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? गोगा जी का जन्म हुआ था इनका गोगामेडी के अंदर। कहाँ हुआ था? हनुमानगढ़, सॉरी, इनका जन्म हुआ था शीशमेड़ी, शीशमेड़ी के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी समाधि जो है वो है गोगामेडी, जिसको धूरमेड़ी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? धूरमेड़ी, दूसरे नाम से बोला जाता है गोगामेडी को धूरमेड़ी। हुआ यूं था कि इनका जहाँ जन्म हुआ था शीर्षमेड़ी बोला जाता है, वहाँ इनका कहते हैं कि वहाँ उनका सिर गिरा था, और जो धड़ है वो गोगामेडी में गिरा, तो जहाँ समाधि हुई वहाँ धूरमेड़ी, धड़ से धूरमेड़ी पड़ा और शीर्ष से शीर्षमेड़ी जन्म पड़ा। ठीक है, ओके। इसको क्या सांपों के देवता बोला जाता है, ये सबको पता ही है, सांपों के देवता। सांप वाप खा जाता है तो गोगा जी का झाड़ा वाड़ा इस्तेमाल करते थे। गुरु गोरखनाथ के ये परम शिष्य थे, गुरु गोरखनाथ के क्या थे? परम शिष्य थे। गोगामेडी के अंदर इनका मेला बढ़ता है, गोगामेडी के अंदर इनका क्या बढ़ता है? मेला बढ़ता है। गोगामेडी हनुमानगढ़ के अंदर आता है गोगामेडी, वहां पे इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है? भादो कृष्ण पक्ष की नवमी को। कब होता है? नवमी में उनका मेला मेला बढ़ाया जाता है। कहाँ पे? समाधि स्थल। ओके, और इनका जो जन्म है यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको चेंज करता था, शीश गिरा था, मैंने बताया था ना, ये इनका जन्म स्थल नहीं है, यहाँ पे शीश गिरा था इनका। क्या बोलता? शीश गिरा था, इसलिए शीश मेढ़ी, ये बता चुका हूँ मैं आपको। धड़ गिरा था, गोगामेडी। जो जन्म है, जो उनका जन्म है, वो जन्म उनका हुआ था चूरू के अंदर पड़ता है ददरेवा। क्या पड़ता है? ददरेवा। ठीक है, जिसका दूसरा नाम दंत खेड़ा भी कहा जाता है, वहां इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चौहान वंश के अंदर इनका जन्म हुआ था चूरू देश में ददरेवा। जब इनकी मृत्यु भी कहा जाता है कि सिर गिरा था जहाँ शीर्ष मेढ़ी कह दिया गया, समाधि हुई जहाँ धड़ गिरा वहाँ दूरमेढ़ी गोगामेढ़ी कहा गया था। ठीक है, जहार पीर, जहीरा पीर, गोगा महाराज भी बोला जाता है। इनका मेला लगता है गोगामेढ़ी, गोगामेढ़ी के अंदर, दूरमेढ़ी जिसका नाम है। और मेला लगता है नवमी के अंदर। नवमी भी किसकी? भादो कल्याण कृष्ण पक्ष की नवमी के अंदर। ठीक है, वहां मेला लगता है, अच्छा खासा मेला लगता है, काफी लोग आते हैं। गुजरात के जो रबाड़ी जात के लोग हैं उनको गोगा महाराज नाम से कहा, उनको पुकारा जाता है। ठीक है, इनके चौहान वंश में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम याद रखना आप, पिता का नाम पूछा गया हुआ है 2 बार। जेवर सिंह इनका पिता का नाम था, और माता का नाम भी आप याद रखना, बाछल, बाछल कंवर। कई गानों में भी, लोक गीतों में भी इनका नाम है बाछल कंवर। सांचोर जो जालोर है उसके अंदर इनका गोगा जी की ओलड़ी, क्या नाम है? गोगा जी की ओलड़ी, जो कहाँ पे है? सांचोर, जालोर के अंदर पड़ता है सांचोर। वहां पे इनकी गोगा जी की ओलड़ी करके भी इनकी क्या है? मंदिर है वहां पे, और वहां पे पूजा होती है। एक सवाल आ रखा है गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है, तो जालोर सांचोर के अंदर है। या फिर इस तरीके से सवाल आ सकता है, जालोर सांचोर के अंदर गोगा जी के रिलेटेड क्या है, तो गोगा जी की ओलड़ी वहां पे मौजूद है। ओके, ये सारी बात मैंने बता दी। देवता, लोक देवता कौन? गोगा जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। राजस्थान में 14 क्वेश्चन। राजस्थान के सीतामेढ़ी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान का जो सीताबाड़ी का मेला होता है वो होता है कहाँ पे होता है? बारा के अंदर। कहाँ पे? बारा के अंदर। कहाँ पे? केलवाड़ा बारा के अंदर, केलवाड़ा बारा के अंदर इनका मेला आयोजित किया जाता है। कहते हैं सीता जी जब राम जी और इनका जब हो गया था मैटर, तो सीता जी चले गए थे, तो सीताबाड़ी वहीं रुके थे केलवाड़ा के अंदर, बारा के अंदर। और ज्येष्ठ महीने के अंदर, कब? ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को, ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वहां पे मेला बनता है। गजब तरीके का मेला बनता है, बहुत ज्यादा। और सबसे ज्यादा वहां पे कौन आता है? सहरिया जनजाति आती है। कहाँ आती है? सहरिया जनजाति वहां पे पाई जाएगी इस मेले के अंदर। और सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है इसको, सहरिया जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है किसको? सीताबाड़ी मेले को, जो कि कहाँ है? केलवाड़ा बारा के अंदर। नेक्स्ट, विश्व जैव विविधता दिवस। ये कुछ सवाल इस तरीके से भी जो बीच में आगे, तो मैं कराता जा रहा हूं। विश्व जैव विविधता दिवस यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो विश्व का वर्ल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी या इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया जाता है? तो याद रखना 22 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये इसमें डेट याद रखनी है, इसके बारे में तो और क्या बताऊं मैं।
प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष कब शुरू हुआ था, ये भी एक सवाल आया था 1973 के अंदर। प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष जो प्रारंभ हुआ था, स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1973 के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। स्टार्ट कहाँ पे हुआ था ये भी याद रखना, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ठीक है। जिम कॉर्बेट, कॉर्बेट के नाम से पड़ा है, उत्तराखंड के अंदर। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। किसने शुरू किया था? इंदिरा गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है। जो भारत के अंदर टाइगर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर, वो तब शुरू हुआ था और आज बहुत ज्यादा अच्छी अपनी सफलता के ऊपर वो मशहूर हो चुका है, ठीक है। ओके, चलो नेक्स्ट 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है? स्वर्णिम चतुर्भुज कुछ नहीं है, एक अटल जी के द्वारा चलाई गई एक रोड को भारत जोड़ो तरीके से एक पूरा एक चतुर्भुज बनाया गया है पूरे भारत के अंदर, चतुर्भुज के रूप में पूरी रोड जुड़ी है आपस में। तो राजस्थान में कहाँ से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर है उदयपुर के अंदर से, उदयपुर और चित्तौड़ से होकर गुजरती है, ठीक है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से होकर गुजरती है। 1996 में किसने किया था? अटल जी ने। किसने किया था? अटल बिहारी जी ने जो इसको शुरू किया था, ओके, ठीक है। इसका क्या मेन उद्देश्य है स्वर्णिम चतुर्भुज का? कि जो दिल्ली, जो हमारे महानगर है दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई, इनको क्या किया जाए? इनको जोड़ा जाए एक तरीके से, पूरा गोल आकार में था, चार कोणों में अलग अलग कॉर्नर में है, तो उनको जोड़ा जाए तो चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज, जो राजस्थान में उदयपुर और चित्तौड़ होके गुजरता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? ये सबको ही पता होगा, इसका आंसर रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल, अजमल जी जनिया रामदेव जी, ठीक है। रामदेव जी की बात करें तो रामदेव जी क्या है? रामसा पीर कह दो उनको। रामदेव जी के बारे में भी कुछ बातें कर लेते हैं, बहुत सारी बातें हैं, सबको आपको पता ही है। रामसा पीर के नाम से भी जाने जाते हैं, दूसरा इनको रामदेव पीर भी कहा जाता है। बहुत सारी बातें इनके बारे में, बहुत सारी, जितनी पढ़ो। गुजरात राजस्थान के लोग, एमपी यूपी के लोग इनको पूछते हैं। इनकी समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल कहाँ है? रामदेवरा, रामदेवरा जो जैसलमेर के अंदर है। और इनके बाद में इनका वहां मेला बनता है जो भाद्रपद माह के अंदर शुक्ल पक्ष द्वितीया, यानी बाबा की बीज बोलते हैं, द्वितीया को बढ़ता है और इसको खत्म होता है ये दशमी के अंदर, ठीक है। द्वितीया को यानी बीज को स्टार्ट होता है, दशमी में ये मेला खत्म हो जाता है, ठीक है। तंवर राजपूत थे बाबा रामदेव जी, तंवर राजपूत थे। पिता का नाम आपको क्वेश्चन यही है, अजमल, अजमल जी पंवार थे, अजमल जी पंवार के तंवर अजमल जी थे। और माता का नाम मैना दे। विवाह उन्होंने किया था सोडा में, अमरकोट के सोडा थे। कौन? वाइफ का नाम क्या था? निहाल दे, पहले दे लगाते थे औरतों के बीच में, अमरकोट के अंदर, ठीक है। अमरकोट सोडा थे, ठीक है, ये अमरकोट के अंदर, ठीक है। और क्या बात याद रखनी? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था उडुकास, उडुकासमेर में। ये कहाँ है? ये बाड़मेर के अंदर है, ठीक है। बाड़मेर के अंदर उडुका समेर है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, बाड़मेर के अंदर, राइट। इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु थे बल्लीनाथ जी, ये बालीनाथ जी। ये सब सवाल आ रखे हो, ये सब वो चीजें हैं जो पहले पूछी जा चुकी है। इनके भक्त, जो इनके भक्त होते हैं, उन भक्तों को क्या कहा जाता है? उनके भक्तों को कहा जाता है मेघवाल जाति के, जो इनके भक्त होते हैं, मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको कहा जाता है रिखिया। क्या कहा जाता है? रिखिया कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ठीक है। इनकी रचना, अब जो बातें बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो क्या करते थे, जो कवि भी थे, वो कवि भी थे। और इनकी रचना क्या थी? इनकी रचना है जो सबसे फेमस है, वो है 24 वाणियां। कौन सी रचना इनकी? 24 वाणियां। एकमात्र लोक देवता जो क्या है, कवि भी थे, ठीक है। 24 वाणियां। इनकी रात्रि, रात्रि जागरण, इनके जो रात्रि जागरण किए जाते हैं उसको जम्मा कहते हैं, कई बार सवाल आ चुका है। इनके चमत्कारों को, इनके चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। इनके चमत्कारों को राजस्थान में क्या कहा जाता है? पर्चा कहा जाता है। और कपड़ों पर, कपड़ों का जो घोड़ा होता है इनका, जो इनको चढ़ाया जाता है, जो बाबा का घोड़ा कहा जाता है, ठीक है। कपड़ों का घोड़ा चढ़ाते हैं, कपड़ों का घोड़ा चढ़ाया जाता है इनके मंदिरों में और इनके जगहों पे। इनके वाहन,
इनका वाहन क्या था? इनके वाहन के घोड़े का नाम था नीला घोड़ा, जो कि क्या था? सफेद था, जो कि कलर में क्या था? सफेद। उसका नाम था नीला घोड़ा। ओके। और मंदिर, जो इनके मंदिर है उनको देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाबा का देवरा यानी बाबा का मंदिर। इनकी ध्वजा को नेजा कहा जाता है। इनकी ध्वजा को क्या बोला जाता है? नेजा। सवाल आ रखे, सारे सवाल आ रखे। सबसे लंबे गीत रामदेव जी के गीत है। जो पूछा जाए लोक देवताओं में सबसे लंबे गीत किसके हैं, तो याद रखना रामदेव जी के गीत है। इनके नृत्य, जो रामदेव जी के लिए नृत्य किया जाता है, उनको बोला तेरह ताली। तेरह ताली नृत्य जो कौन करता है? जो कामड़िया, कौन? कामड़िया जाति के लोग वो नृत्य करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें क्या होगी? रामदेव जी के नाम से। और भी चीजें हैं जो आते आती जाएगी, जो मैं पढ़ाते जाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? हाड़ौती सेवा संघ के संस्थापक थे हमारे कौन? नैनूराम जी शर्मा। नैनूराम जी शर्मा हाड़ौती सेवा संघ के क्या थे? संस्थापक थे। फिर उनकी मृत्यु के बाद किसको बना दिया गया था? अभिन हरि को। किसको? अभिन हरि। ये जो है ना नाम, इनकी मृत्यु के बाद बनाया दिया नैनूराम के बाद, आफ्टर डेथ ऑफ इनकी कोटा, बूंदी और बारन और झालावाड़ के अंदर हाड़ौती क्षेत्र जिसको कहा जाता है, वहां पे हाड़ौती सेवा संघ के नाम से चलता है। हाड़ौती जो महाप्रजा मंडल है उसके भी नैनूराम शर्मा जी थे अध्यक्ष, और वहां पे हाड़ौती सेवा संघ चला जाता है, उसके संस्थापक भी कौन थे? यही थे। उसके साथ साथ ये जब आप हाड़ौती सेवा संघ और इस तरीके की बात आए तो आपको कोटा, ये किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है कोटा प्रजा मंडल से, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ लास्ट क्लास के अंदर, बता चुका हूँ उसके बारे में। कभी चीजें पढ़ाना अलग होता है, बताना। वैसे आपको बता रहा हूँ, पढ़ा नहीं रहा हूँ। पढ़ आप कहीं और रहे हो, जहाँ पे बड़े अच्छे टीचर है आपके सारे, मैं सिर्फ यहाँ पे बताता जा रहा हूँ, चीजें याद करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कोटा प्रजा मंडल से रिलेटेड है। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, पीए जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल एजेंट है, वो कौन था मेवाड़ का उस समय? तो कैप्टन सावर्स। जैसे अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, ये क्वेश्चन वापस आ चुका है। देखो 2022 का क्वेश्चन ये वापस आ रहा है, सेम जो क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा, सेम क्वेश्चन नंबर 10 था। देखो ये देखो, 1857 के विद्रोह की शुरुआत में उदयपुर में ब्रिटिश रेजिमेंट कौन था? ठीक है, टेस्ट भी सेम है क्या? नहीं, ये अलग है। देखो वो हाउस कीपिंग था, ये प्रयोगशाला सहायक है 2022 के अंदर। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहा है अधीनस्थ बोर्ड में, बार बार आपको कह रहा हूँ सेम क्वेश्चन रिपीट करता है। अपन ध्यान नहीं दे रहे, बाकी बार बार ये सवाल आएंगे। आप जब पूरे कर लोगे तो आपको पता चलेगा सेम क्वेश्चन 10 से 15 बार आ चुके हैं एक ही टेस्ट के अंदर। ठीक है, ये अलग अलग एग्जाम के अंदर है। 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो कप्तान सावर्स यानी कैप्टन सावर्स, याद रखना आपको। नेक्स्ट, मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मारवाड़ यानी उदयपुर, जोधपुर और इस तरह की बात कर रहे हैं यहाँ का, जो उसका मेन राजधानी जोधपुर थी। तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष था मंगल सिंह कच्छावा। कौन थे? मंगल सिंह जी कच्छावा यहाँ के क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। उस समय मंत्री कौन थे? उस समय मंत्री थे बाल किशन जी। कौन थे? बाल किशन। ठीक है, और इस मारवाड़ किसान सभा का पहला अधिवेशन, फर्स्ट अधिवेशन, ये भी सवाल आ सका है, फर्स्ट अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था जोधपुर के अंदर। कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था। ठीक है, ये क्या है मारवाड़ किसान सभा? मारवाड़ किसान सभा, सारे किसान मिलकर एक सभा की थी उन्होंने, इकट्ठा हुए थे। इकट्ठा कहाँ पे हुए थे? जोधपुर के बोर्डिंग जाट बोर्डिंग हाउस जो जोधपुर के अंदर है, वहां इकट्ठा हुए थे। और वहां से उन्होंने मीटिंग करके एक सभा आयोजन की थी। एक सभा आयोजन की थी जो कि की थी कहाँ पे? सुमेर स्कूल के अंदर। कहाँ पे की थी? जोधपुर के अंदर सुमेर स्कूल पड़ती है जोधपुर के अंदर, वहां एक सभा बुलाई थी। और वहां पे जाके इसका क्या कहते हैं, इस मारवाड़ किसान सभा को हम उन्होंने क्या किया था? बनाया था, स्थापना की थी। और उसको प्रथम अध्यक्ष मारवाड़ किसान सभा को मंगल सिंह कच्छावा को रखा था। ठीक है, ये किसान आंदोलन किसान प्रजा मंडल के रिलेटेड था। ठीक है, यानी मारवाड़ प्रजा मंडल के रिलेटेड था। 1743 के अंदर, 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन आसीन हुए थे? तो जयपुर जब सवाई जयसिंह की डेथ हो गई थी तो उनके बेटे थे ईश्वरी सिंह। कौन थे? ईश्वरी सिंह। तो यहाँ पे क्या ईश्वर सिंह लिखा है, ईश्वरी सिंह अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। वो आसीन हुए थे। और इन ईश्वरी सिंह ने 1743 के बाद 1750 तक इन्होंने राज किया था। इन्होंने राज किया था वहां पे। और इनके रिलेटेड जब ईश्वरी सिंह की नाम आती है तो एक डेबारी एग्रीमेंट याद आता है। डेबारी एग्रीमेंट ईश्वर सिंह ने किया था जब एक युद्ध हार गए थे, उसके बाद डेबारी एग्रीमेंट किया था। और इन्हें किंग ऑफ आमेर, मतलब पहले जयपुर तो होता ही नहीं था, आमेर के दो, आमेर का राजा या जयपुर का राजा एक ही होता था। ठीक है, ईश्वरी सिंह क्या, जब सवाई जयसिंह की मृत्यु हो गई उसके बाद ईश्वरी सिंह उनके बेटे थे, लेकिन उनके एक पोते और थे। पोते क्या, नातिन, सॉरी
पोते नातिन क्या, उनके भतीजा और था, और वो थे माधो सिंह जी, नेफ्यू। उनके नेफ्यू कौन थे? माधो सिंह जी। तो ईश्वरी सिंह का युद्ध वर्सेस माधो सिंह का युद्ध, ये इतिहास जिसने पढ़ा है, हिस्ट्री पढ़ी है, उनको पता होगा। राजमहल का युद्ध इसको कहा जाता है। क्या बोलता है? राजमहल का युद्ध। ये कौन सा युद्ध है? राजमहल का युद्ध, राइट। बैटल ऑफ राजमहल जिसको बोला जाता है, ठीक है, जो टोंक में हुआ था। टोंक में हुआ था 1747 में। ये बन गए थे, उसके बाद 3-4 साल में इनके खटपट स्टार्ट हो गई थी। और जो ईश्वरी सिंह है, इनकी तरफ से कौन लड़ा था? इनकी तरफ से साथ दिया था सूरजमल। सूरजमल ने किया था, जो भरतपुर के थे, सूरजमल जाट, जो भरतपुर के राजा थे। ये क्या हो गया? भरतपुर के थे, ठीक है। लेकिन माधो सिंह के साथ पूरी फोर्स थी। माधो सिंह के साथ कौन थे? माधो सिंह के साथ जगत सिंह द्वितीय थे। ये भी चाहते थे कि यही बने, जो मेवाड़ के थे, जगत सिंह जी द्वितीय। फिर उमेद सिंह थे, जो कहाँ के थे? बूंदी के थे। फिर दर्जन साल सिंह, जो कोटा के थे, ठीक है। ये सब मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फटाफट में ध्यान। दर्जन साल सिंह थे। फिर होलकर, जो कौन था? होलकर कहाँ से था? मराठा था। कौन था? मराठा। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। ईश्वर सिंह जी जीत गए थे। यहाँ पे पहला युद्ध हुआ था 1747 में। ईश्वर सिंह जी जीत चुके थे। जब ईश्वर सिंह जी जीत चुके थे, तो इन्होंने अपनी जीत की खुशी में 7 स्टोरी, क्या 7 स्टोरी एक स्तंभ बनवाया था, टावर बनाया था जयपुर के अंदर, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ईसरलत सरगोशी, सरघोषली, ईसररथ सरघोषली, याद रखना। ईश्वरी सिंह के जीत हुई थी, जो राजमहल की पहला युद्ध हुआ था, उसमें जीत हुई थी टोंक के अंदर। तो उसके याद में, उसकी खुशी में 7 स्टोरी टावर बनाया था जयपुर के अंदर। ईसररथ सरघोषली है, वह बनाया गया था इसी जीत के अंदर, राजमहल के अंदर। फिर ये माने नहीं, उन्होंने फिर दूसरा युद्ध किया वापस 1748, अगले साल फिर युद्ध हुआ इनका, ठीक है। ये हुआ था बगरू के अंदर। कहां पे हुआ था? बगरू है जयपुर के पास, वहां पे ये युद्ध वापस हुआ। इन दोनों के बीच में हुआ, ईश्वरी सिंह और माधव सिंह के बीच में। और यहां पे ये रहा ईश्वरी सिंह जी वर्सेस माधो सिंह, ठीक है, माधो सिंह। और यहां पे माधो सिंह जी क्या हो गए थे? माधो सिंह जीत चुके थे। तब जीतने के बाद एक डेबारी एग्रीमेंट हुआ था। डेबारी एग्रीमेंट के तहत उसमें बोला गया था कि भाई, उन्होंने, ईश्वरी सिंह ने क्या दिया था? 5 परगना दिया था। क्या दिया था? 5 परगना दिया था। एग्रीमेंट के तहत हार तो गए थे, इन्होंने 5 परगना दे दिया। और एक युद्ध क्षतिपूर्ति या वॉर कंपेंसेशन कह दो, कंपेंसेशन कह दो, वॉर कंपेंसेशन दे दो। ये मेवाड़ मराठा को वॉर कंपेंसेशन दिया था, और कुछ पैसे वैसे दिए थे उस समय। उमेद सिंह जी को क्या बना दिया था? ये उमेद सिंह जी थे, इनको बूंदी का राजा उसी में बना दिया गया था, किंग ऑफ। और उसी के बाद ईश्वरी सिंह जी ने सुसाइड कर लिया था जहर खा के, ठीक है। इतनी हार उनको बर्दाश्त नहीं हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे? तो महाराणा जो जगत सिंह द्वितीय थे, उन्होंने एक तर्क है कि भाई, मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह जी द्वितीय ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, यानी उनके सपोर्ट में दिए थे, ऐसे दान किया था, ठीक है। याद रखना, कौन? महाराणा जगत सिंह द्वितीय। वही महाराणा जगत सिंह द्वितीय जो हुडा आंदोलन के अध्यक्ष भी थे। और ये वही है जो ईश्वर सिंह के समय उसके अगेंस्ट में माधो सिंह जी के साथ भी लड़े थे, ठीक है। नेक्स्ट, मुगलों के निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ जोधपुर के शासक का नाम बताइए। जो मुगलों का लगातार संघर्ष में, उनके साथ संघर्ष कौन करने वाले थे? तो वो थे चंद्रसेन जी, मारवाड़ के राजा चंद्रसेन। जो कौन थे? जो मालदेव के पुत्र थे। मालदेव के पुत्र थे चंद्रसेन। चंद्रसेन महाराजा, राजा तो बन गए थे, लेकिन उनके एक बड़े भाई थे। कौन थे? बड़े भाई का नाम था राम। ऐसे उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह भी थे। फिर वो अकबर के पास चले गए थे। अकबर के पास चंद्रसेन एक ऐसा राजा था जिनको महाराजा चंद्रसेन को बोला जाता है राजस्थान का क्या? मारवाड़ का भूला बिसरा राजा। क्या बोला जाता है? कई बार सवाल है, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कौन है? तो चंद्रसेन है। दूसरा उनको उपाधि बोला जाता है कि मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप भी इनको बोलता है। महाराणा प्रताप की तरह इन्होंने भी अकबर की कभी अधीनता नहीं मानी, उनसे संघर्ष करते रहे, लड़ाई करते रहे, और लगातार अकबर इन पे हमला करता हो कि इनके भाई सब अकबर के साथ मिल गए थे और इनको गद्दी से छोड़ के जाना पड़ा है, ठीक है। और जैसे चंद्रसेन के ऊपर हमला किया अकबर ने अपनी सेना के साथ, चंद्रसेन भाग के चले गए कहाँ पे? बादराजुन किले के अंदर। बादराजुन किले के अंदर फिर यहाँ पे भी
भादराजुन किले के अंदर जाने के बाद भी इनके साथ काफी कुछ ये नहीं माने, संघर्ष करते रहे अकबर के साथ, फिर इन पे हमला किया गया और वहां से भाग के वापस कहाँ गए, सिवाना। सिवाना में बता चुका था, सिवान का दुर्ग मारवाड़ के राजाओं का क्या है, शेल्टर होम की तरह माना जाता है। ठीक है, ये राजा थे जिन्होंने नागौर 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 कोर्ट के अंदर क्या किया था, इन्होंने हिस्सा लिया था चंद्रसेन ने। ध्यान रखना, नागौर कोर्ट अकबर के द्वारा बुलाई गई एक कोर्ट थी, एक सभा थी, उसके अंदर सारे राजपूत राजाओं को बुलाया गया था और बोला गया था मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। लेकिन चंद्रसेन बिना अकबर से मिले वहां से चला गया था। उसी से नाराज होकर चंद्रसेन पे अकबर ने हमला किया था जब वो भादराजुन में था, उसको मारने के लिए। लेकिन अगेन दूसरा हमला किया था और फिर वो सिवाना चले गए थे। मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, या प्रताप का ये मान लो, प्रताप का इनको पाइनूर या दूत भी कहा जाता है। प्रताप का दूत यानी प्रताप की तरह ही थे मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा भी ने कहा जाता है। ठीक है, नागौरकोट जहां पे अधीनता स्वीकार करना था, अधीनता नागौरकोट के अंदर भी एक बात बता दूं, नागौरकोट में सवाल आ रखा है कि अधीनता किसने स्वीकार की थी नागौरकोट के अंदर, अकबर की नागौरकोट के अंदर। तो कल्याणमल, कौन, कल्याणमल, कल्याणमल कौन थे, कल्याणमल बीकानेर के राजा, उन्होंने अधीनता स्वीकार कर ली थी एक तो, और एक कर ली थी हर्राज ने। किसने, हर्राज जी, जो जैसलमेर के थे राजा। ठीक है, जैसलमेर का, इन दोनों ने नागौर कोर्ट के अंदर अधीनता स्वीकार कर ली थी अकबर की उस समय। बाकी सबने भी कर ली थी ना, धीरे धीरे उन्होंने पहले मान लिया कि भाई आगे कुछ होना नहीं, अभी मान लो। सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, तो सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था आपका 1956 के अंदर। कब हुआ था, 1956 के अंदर, 6th फेज। जब राजस्थान एकीकरण आप पढ़ोगे तो वहां पे 7 फेज दे रखे हैं। 6ठे फेज के अंदर अजमेर का क्या हुआ था, सॉरी, सिरोही का राजस्थान में विलय हो गया था। ठीक है, इसके साथ साथ सिरोही के साथ साथ और कौन हुआ था, सबसे लास्ट में कौन हुआ था, आबू और देलवाड़ा। कौन हुए थे, आबू और देलवाड़ा। सिरोही का विलय 1956 के अंदर विलय हो गया था राजस्थान के अंदर 6th फेज के अंदर। ठीक है, जब 6th फेज में हुआ था, जब विलय हुआ था इनका, तो आपको याद होगा एक और जो इसमें रोचक जो बात है जानने वाली, वो जो आबू और देलवाड़ा की, आबू और, जब एकीकरण पढ़ोगे इसमें याद रखना, सिरोही कब हुआ था, 1956 में हुआ था, 2022 में पूछा था। आबू और देलवाड़ा जो थे ना, ये सबसे लास्ट में हुए थे। और आबू दिलवाड़ा पहले किस में मर्ज हुए थे, पहले हुए थे बॉम्बे के अंदर, किसके अंदर, बॉम्बे के अंदर। लेकिन जब इनको पता चला, क्या नाम है अपने, लोह पुरुष अपने इंडिया के, इन्हें पता चला यार ये तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो जाएगी, बोले इतना बॉम्बे और ये मतलब स्ट्रक्चरली कुछ मैच ही नहीं हो रहा, तो फिर लास्ट में आबू और दिलवाड़ों को भी इसके अंदर मर्ज कर दिया गया था। ठीक है, राजस्थान में विलय हुआ था सिरोही का, याद रखना, 1956 के अंदर। नेक्स्ट, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है, तो याद रखना गणेश्वर सभ्यता का नदी कांतली नदी से है, जो कि किस में है, जो कि सिक्कर में मौजूद है, कांतली नदी। ठीक है, ये कहाँ है, नीम के थाना, गणेश्वर सभ्यता नीम का जो थाना क्षेत्र है, जो तहसील है, कहाँ पे, सिक्कर के अंदर, वहां के निकटम सभ्यता मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता, जो कांतली नदी सिक्कर के पास है। इस गणेश्वर सभ्यता का नाम कई बार सवाल आ चुका है, जो इंपॉर्टेंट है, ताम्रयुगीन, कौन सी सभ्यता, ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है इसको। यह हड़प्पा से पूर्वकालीन की सभ्यता है, हड़प्पा से पुरानी है, प्राचीन है, और इसको पुरातत्व क्या बोलते हैं, पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है इस सभ्यता को, यानी बहुत ज्यादा पुरानी है, इसमें बहुत सारी चीजें मिली, तो पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ ताम्रयुगीन सभ्यता, ज्यादातर सभ्यताओं में ताम्र पाया गया है, ताम्र नदी सभ्यता की जननी भी कहा जाता है इसको, याद रखना, इसको क्या बोलता है, गणेश्वर सभ्यता को जननी, जो कांतली नदी सिक्कर के किनारे पे है। इसका उत्खनन किसने किया था, उसका उत्खनन किया था रत्नचंद्र अग्रवाल ने। किसने किया था, रत्नचंद्र अग्रवाल ने किया था। कब किया था, 1977 के अंदर किया था। ठीक है, ताम्र संचय संस्कृति है, इसमें को तांबा ही तांबा मिला था इस वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ के मुगल शासकों द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे, तो याद रखना, जब अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया था उसके बाद एक नए सिक्के चलाए थे अकबर ने, और वो कहते हैं सिक्का एलवी। क्या बोलते हैं इसको, सिक्का एलवी, एलवी लिखा है क्या यहाँ पे, हाँ, एलची भी बोलते हैं इसको, सिक्का एलची, सिक्का एलची चलाया था अकबर ने उस समय। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने मंत्रिमंडल में स्थान लिया था, तो कमला बेनीवाल जी। कमला बेनीवाल जी राजस्थान की पहली मंत्री मंडल में बनने वाली मंत्री थी। ठीक है, मंत्रिमंडल में हिस्सा लिया था पहली राजस्थान की, अशोक गहलोत की सरकार के अंदर। कब गया था, अशोक गहलोत की सरकार, अभी वर्तमान जो है अशोक गहलोत, उस समय जो उनकी सरकार थी तब उनमें
कमला बेनीवाल जी को मंत्री बनाया गया था। और मंत्री किसका बनाया था? गृह, शिक्षा और कृषि। ठीक है, ये मंत्रालय उनको दिया गया था, ये मंत्रालय उनको दिया गया था। कमला बेनीवाल जी आती कहाँ से? खेतड़ी झुंझुनू से, खेतड़ी झुंझुनू से आती है। ठीक है, झुंझुनू की खेती से आती है। और यही कमला बेनीवाल जी क्या रही हुई है? डिप्टी सीएम भी रही हुई है राजस्थान की। क्या रही हुई है? डिप्टी सीएम भी रही हुई है। ठीक है, वर्तमान में क्या है इन्होंने? पूर्व में ये मिजोरम, त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रही हुई है। त्रिपुरा और गुजरात की राज्यपाल भी रही हुई है। और वर्तमान में भी ये राज्यपाल है, वर्तमान में ये राज्यपाल है कहाँ के? ये है मिजोरम के, मिजोरम की राज्यपाल है वर्तमान में। ठीक है, कौन? कमला बेनीवाल जी, जो फर्स्ट राजस्थान की महिला मंत्रिमंडल में शामिल हुई थी। डिप्टी सीएम भी रही हुई है, खेतड़ी झुंझुनू से है, गृह, शिक्षा और कृषि मंत्रालय से है। वर्तमान में मिजोरम राज्यपाल है और पूर्व में ये त्रिपुरा और गुजरात से क्या? गवर्नर राज्यपाल रहे हुए हैं। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन 30, सॉरी सेकंड लास्ट 29, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष की तो कौन थी? तो राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह। कौन थे? सुमित्रा सिंह, जो कि कहाँ? बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। और कमला बेनीवाल जो अशोक गहलोत से सरकार में बनी, तो आपको ध्यान रखना कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं। ठीक है, ये भी सुमित्रा सिंह भी झुंझुनू से आते हैं। कहाँ से आते हैं? झुंझुनू से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? ये अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट पे, मत्स्य संघ के बारे में बता चुका था मैं। मत्स्य संघ कौन है, कहाँ है? मत्स्य संघ किससे रिलेटेड है? पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, अलवर, ऊपर वाले सारे, अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर से। ठीक है, इनको मत्स्य संघ किया गया था। राजस्थान का पहला जो एकीकरण में पहला पार्ट, पहला फेज ये था मत्स्य संघ बनाने का। और अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर और एक ये तो रियासत हो गई थी, और एक ठिकाना था, वो था कौन सा? नीमराणा। कौन सा ठिकाना था? नीमराणा, ये बता चुका था, ये ठिकाना था, इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। उसके प्रथम प्रधानमंत्री किसे बनाया था? तो शोभाराम कुमावत को। किसको? शोभाराम कुमावत को, याद रखना। शोभाराम कुमावत जी वहां के प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री इनको किया था। और धौलपुर को, ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, धौलपुर को क्या? धौलपुर के जो राजा थे उनको प्रमुख बनाया गया था। क्या मतलब? राजा को प्रमुख बनाया गया था, उनका नाम था उदयभान सिंह। क्या नाम था? उदयभान सिंह जी को राज प्रमुख बनाया था, महाराजा उदयभान सिंह को। ठीक है, राज प्रमुख बनाया था। और उसके बाद इसका, इस मत्स्य संघ का राजधानी किसको बनाई गई थी? तो राजधानी बनाई गई थी अलवर को। अलवर को क्या बनाई गई थी? राजधानी बनाई गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें, तो ये लास्ट क्लास में भी कर चुका था बातें सारी। ठीक है, तो ये सारे 30 क्वेश्चन मैंने टेस्ट नंबर 3 के किए थे। अगर कुछ तरीके की गलतियां हो तो आप जरूर बताइएगा। मैंने कोशिश करी है, मैंने आपको पहले बोला मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कर रहा हूँ? याद करवा रहा हूँ, क्वेश्चन करने को बता रहा हूँ, कि बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ कि सवाल रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको जरूर आप करके जाइए एग्जाम के अंदर, 100% आपके। और ये जो वीडियो आप देख के जाओगे उसके साथ साथ क्या होगा कि 100 में से 20 क्वेश्चन तो एज इट इज आएंगे, उसके अलावा 40 क्वेश्चन और आपके क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ये वीडियो में मैं सारी चीज़ें और बताते जा रहा हूँ, आजू बाजू की और चीज़ें जो आपको याद रहेगी, जिस पे सवाल आ रखे हैं और इसी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, आप ऐसे ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और अपना प्यार लगातार दीजिएगा, तो मैं आगे से वीडियो और बनाता रहूँगा। ये मेरी पहल है, और ये पहल सिर्फ इसलिए है ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो। इसके अन्यथा मेरा कोई, मैंने आपको बोलता रखा है, हमें हिस्ट्री नहीं पढ़ानी है, हमें किसी तरीके का इसमें इंटरेस्ट, सब्जेक्ट पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है, हमारा सब्जेक्ट अलग है कॉमर्स का। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप तैयारी कर सको। ठीक है, और फ्री ऑफ कॉस्ट है टोटल। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।